अधीश इस समय आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो जिस उद्देश्य को लेकर इतनी दूर आया था वो पूरा हो चुका था। इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, जिसमें उसकी एक उपलब्धि मांत्रिक बम्मन को अपना दास बना लेना भी थी। लेकिन क्या एक 7वीं श्रेणी के मांत्रिक को दास बना लेने का उसका निर्णय उचित था? कहां तक साथ देगा मांत्रिक बम्मन एक दास के रूप में? मांत्रिक बम्मन ने अधीश को अंधेरी शक्ति का मंत्र पवन दीप्ति सौंप दिया, लेकिन वो उदास महसूस करने लगा। लेकिन वो जानता था कि गुलाम के रूप में सौदेबाजी करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। अधीश ने मंत्र के पुलिंदे को धीरे से खोला। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसका चेहरा गंभीर होता चला गया। आखिरकार उसकी आंखों में उत्साह नजर आने लगा था। अधीश ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, इस मंत्र के प्रभाव तो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। इसके लिए पहले स्तर की वायु शक्ति की आवश्यकता होती है, और मेरे पास पहले स्तर का जो मंत्र है, जो पूरी तरह से पवन दीप्ति के निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अधीश इस मंत्र से प्रभावित तो हुआ, लेकिन वो पहले व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करना चाहता था। इससे पहले 5वें स्तर के सन की मांत्रिक की किताब में अंधेरी शक्तियों का परिचय जो उसने प्राप्त किया था, उसे ये एहसास हुआ कि सभी अंधेरी शक्तियां शक्तिशाली नहीं हैं। उसके बीच अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। अधीश ने बम्मन से कहा, मांत्रिक बम्मन, अपने पवन दीप्ति मंत्र का उपयोग करें। मैं देखना चाहता हूं ये कितना शक्तिशाली है। आखिरकार मांत्रिक बम्मन ने खुद से पवन दीप्ति को खुद विकसित किया था और 7वें स्तर के मंत्र के साथ इसे पहले ही पूरी तरह से जोड़ दिया था। लेकिन ये कितना शक्तिशाली है इसका अधीश को पता नहीं था। हालांकि मांत्रिक बम्मन ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, महाशय, मैं 400 वर्षों से अधिक समय से अग्नि कारागार में हूं। मेरी जानकारी में अन्य अग्नि तत्वों को छोड़कर ये अन्य तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थ हूं। अब मेरे लिए पवन दीप्ति को फिर से प्रयोग करना बिल्कुल असंभव है। अधीश ने इस पर ध्यान से विचार किया। ये वाकई सच था। अग्नि कारागार के भीतर केवल अग्नि तत्वों की लहरें थीं, जहां कोई अन्य प्रकार के तत्व प्रवेश नहीं कर सकते थे। अग्नि कारागार के अंदर 400 साल से अधिक समय बिताने के बाद मांत्रिक बम्मन पूरी तरह से नए 8वें स्तर की अग्नि शक्ति के निर्माण को पूरा करने वाले थे। अधीश ने अंगूठी से वायु तत्व की रत्न मणियों को बाहर निकालने से पहले थोड़ी देर के लिए विचार किया। फिर बोला, ये रत्न मणियां हैं, इनसे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी। मांत्रिक बम्मन का चेहरा खिल उठा। लगभग 3 पहर के बाद जब मांत्रिक बम्मन ने उन रत्न मणियों को पूरी तरह प्रयोग कर लिया, उसका चेहरा लाल हो गया था, जो कि प्रचंड आत्मविश्वास से भरा था। बम्मन बोला, महाशय, भले ही मेरी शक्तियां अभी ज्यादा नहीं हैं, लेकिन ये पवन दीप्ति को शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं। मांत्रिक बम्मन ने खड़े होकर आदरपूर्वक अधीश को स्थिति की जानकारी दी। अधीश बोला, ठीक है मांत्रिक बम्मन, अब जल्दी से पवन दीप्ति मंत्र का उपयोग करके देखते हैं। अधीश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मांत्रिक बम्मन को गंभीर भाव के साथ देखा। मांत्रिक बम्मन ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ा, लेकिन अधीश की आशा के विपरीत पवन तत्वों का उतार चढ़ाव उसके शरीर के चारों ओर ज्यादा नहीं बढ़ा। ये एक हल्की हवा के झोंके जैसा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और बम्मन गायब हो गया। यहां तक कि अधीश देख भी नहीं पाया। उसने अपनी दिमागी शक्ति को मांत्रिक बम्मन पर केंद्रित कर रखा था। अधीश ने अपनी आंखों के सामने तेज रोशनी महसूस की थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि मांत्रिक बम्मन प्रतिबिंब के चंगुल से बचने में सफल हो गया था। पवन दीप्ति को 7वें स्तर के मंत्र के साथ मिलाने के बाद गति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। मंत्र का प्रभाव इतना तेज था कि यह कुछ हद तक अविश्वसनीय था और बेहद आसानी से अधिकतम गति को छू रहा था। अधीश को यह कल्पना करना बहुत मुश्किल लगा कि उस समय पवन दीप्ति का इस्तेमाल करने वाले मांत्रिक बम्मन से तेज क्या हो सकता है। अधीश प्रशंसा करते हुए बोला, पवन दीप्ति की शक्ति वास्तव में बहुत अधिक है। मांत्रिक बम्मन ने भी सिर हिलाते हुए कहा, यह न केवल आपको एक छोटे से क्षेत्र में तेजी से ले जाती है, बल्कि यह आपको एक बड़े क्षेत्र में भी तेजी से ले जाती है, अन्यथा इसे पवन दीप्ति नहीं कहा जाता। अधीश इस पवन दीप्ति से बेहद खुश था।
वायु शक्तियों की गति वाली अंधेरी शक्तियां दूसरे तत्वों की तुलना में दुर्लभ थीं, और तब भी जब उसे मंत्रों के साथ जोड़ा जा सकता था, स्वाभाविक रूप से अधीश इसे जाने नहीं दे सकता था। आवश्यकताओं के अनुरूप एक मंत्र होने के अलावा पवन दीप्ति के पहले चरण को विकसित करने के लिए एक और छोटी आवश्यकता भी थी, जो है बहुत कठिन अभ्यास। ज्वाला निपात और पृथ्वी शरण जैसी अन्य अंधेरी शक्तियों से अलग पवन दीप्ति के पहले और दूसरे चरण में संबंधित मंत्रों के साथ साथ अत्यधिक की आवश्यकता थी। पवन दीप्ति के निरंतर उपयोग से इसे मंत्रों के साथ और भी अधिक आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। कोई दूसरा आसान तरीका नहीं था जिसे वो अपना सके, लेकिन अधीश के लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इस जहाज पर ही रहकर वो आराम से अभ्यास कर सकता था। उसने जल्द ही मंत्र याद कर लिया और अभ्यास में जुट गया। इस बीच बम्मन ही उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता रहा। काफी समय बीत गया, लगभग 2 महीने होने को आए। अधीश अब भी अभ्यास में लगा हुआ था। अचानक एक तेज आवाज हुई। अधीश चौंक कर उठ गया। निखिल चंद्र का जहाज किसी सख्त चीज से टकरा गया था। अधीश ने तुरंत समुद्र के नीचे की स्थिति की जांच की और पाया कि एक विशाल चट्टान ने निखिल चंद्र के जहाज को अवरुद्ध कर दिया था। अधीश ने बम्मन को आदेश दिया, बम्मन, बाहर जाकर देखो जहाज को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। हालांकि वो जानता था कि निखिल चंद्र ने बहुत कुशलता से इसका निर्माण किया था और जहाज बहुत मजबूत था, फिर भी वो निश्चिंत होना चाहता था। आदेश पाते ही बम्मन तेजी से बाहर निकल गया। अधीश ने बम्मन के लिए जहाज के प्रवेश द्वार खोल दिए थे। बम्मन ने वापस आकर बताया, महाशय, जहाज को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वहां नीचे इस तरह की और भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। जहाज को आगे बढ़ने में समस्या हो सकती है। अधीश ने कुछ सोचकर कहा, मैंने भी इतने दिनों तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। वैसे ये कौन सी जगह है? बम्मन ने कहा, हम कुर्दमान द्वीप से काफी आगे निकल आए हैं। इतने दिनों तक अधीश ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि जहाज किस ओर जा रहा है। वो अपने अभ्यास में ही इतना व्यस्त था, लेकिन अब उसने बम्मन के दिए हुए नए मंत्र के शुरुआती स्तर को पार कर लिया था। उसने सोचा, मुझे अपने उद्देश्य में सफलता मिल चुकी है और अब मुझे मंदार लौट जाना चाहिए। लेकिन इस जहाज को कहां छोड़कर जाऊं? शायद ये जगह उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। मुझे खुद जांच करनी चाहिए। हालांकि ये जहाज काफी मजबूत था और किसी के लिए भी इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी अधीश के मन में एक शंका थी कि शायद कुर्दमान के मांत्रिक इसका पता लगा सकते हैं और इसी कारण वो इस जहाज को छिपाना चाहता था। यदि हो सकता तो वो जहाज को अपने साथ ही ले जाता, लेकिन ये तो संभव ही नहीं था। यदि वो जहाज को यूं ही छोड़ देता तो वो अपनी गति से बहता हुआ किसी अज्ञात स्थल तक पहुंच जाता और तब शायद खुद अधीश भी उसे खोज नहीं पाता। बस इसी कारण उसे ये चट्टानें एक सुरक्षित जगह लग रही थीं। अपना जहाज छिपाने के लिए उसने बम्मन के साथ जाकर वो स्थान देखा। फिर वो अचानक ही बोल पड़ा, ये बुरा नहीं है यदि हम निखिल चंद्र के जहाज को चट्टानों से भरी हुई इस खंदक में रख सकते हैं, तो ये इतनी आसानी से नहीं बहेगा। भविष्य में अगर मुझे फिर से कुर्दमान द्वीप पर लौटना पड़ा तो मैं इस जहाज को आसानी से खोज लूंगा और वहां से निखिल चंद्र के जहाज को वापस ले सकूंगा। अधीश ने जल्दी ही जहाज को चट्टानों के बीच छिपा दिया और फिर बम्मन से कहा, अब हमें मंदार जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। बम्मन ने कहा, महाशय, इसी जहाज पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां से हम सीधे ही किसी अन्य स्थान पर जा सकते हैं, वो भी कुछ ही पलों में, लेकिन बहुत अधिक दूर नहीं। अधीश बोला, अच्छा, क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? अब तक मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अधीश ने अपनी चेतना में प्रज्वल को जागृत किया और उस जगह पर जाने का आदेश दिया जहां से वो आसानी से यात्रा कर सके। प्रज्वल ने जहाज पर बने गुप्त यात्रा कक्ष तक अधीश को पहुंचा दिया। अधीश ने इस कक्ष से यात्रा करने के बारे में कुछ और जानकारी जुटाई और बम्मन से कहा, अब तुम भी तैयार हो जाओ। अब हम जल्दी ही यहां से निकलकर धरती पर कदम रखने वाले हैं। और हाँ, वहां तुम मुझे स्वामी या महाशय नहीं कहोगे, सिर्फ और सिर्फ मांत्रिक अधीश, समझे? बम्मन ने सर हिलाकर हां कहा।
और वो कुछ कह नहीं सका। वास्तव में वो बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखों से दूसरे मांत्रिकों के दासों को देखा था, जिनका जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। उनके मुकाबले अधीश बहुत अधिक दयालु था। अधीश ने प्रज्वल को आदेश दिया और कुछ ही पलों बाद उनकी यात्रा शुरू हो गई। एक सुनहरे समुद्र तट पर सुंदर पंछी अपने पंख फड़फड़ा रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तेज हवा का एक झोंका आया और रेत उड़ने लगी। एक सफेद रोशनी वहां प्रकट हुई और दो आकृतियां उस रोशनी के घेरे से बाहर निकल आईं। उनमें से एक युवा दिखने वाला मांत्रिक था, जिसने सोने की धारियों वाला नीला चोगा पहन रखा था, और दूसरे मांत्रिक ने काला चोगा पहन रखा था। ये दोनों अधीश और बम्मन ही थे, जो अपनी आगे की यात्रा के लिए कुर्दुमान द्वीप पर आ गए थे। काले चोगे वाला मांत्रिक बोला, मांत्रिक अधीश, इस छोटे से द्वीप पर कोई मांत्रिक नहीं है। ये कुर्दुमान द्वीप समूह के सबसे बाहर स्थित कोई द्वीप होना चाहिए। अधीश ने कहा, हां, ये कुर्दुमान ही है। इतना कहकर उसने एक ठंडी सांस छोड़ी। उसे ये द्वीप छोड़ते हुए बुरा लग रहा था। वो इस जगह से और खास तौर पर वायु भवन और वहां के सौहार्दपूर्ण वातावरण से बहुत प्रभावित था। लेकिन उसने तय कर लिया था कि बेहतर ही होगा कि वायु भवन में बिना बताए ही वो यहां से चला जाए। वैसे भी उसका अनुबंध तो काफी पहले ही खत्म हो चुका था। इसके अलावा अधीश अब जल्दी से जल्दी मंदार वापस लौट जाना चाहता था। उसे इस द्वीप पर आए कई महीने बीत चुके थे। जरूरत से कुछ ज्यादा ही समय उसने यहां बिता लिया था। अधीश का मन मंदार जाने और वहां गुरु सूर्यभान को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए मचल उठा। गुरु सूर्यभान के अलावा अब ललिता और विशाखा को भी वो याद आ रहा था। वे दोनों भी मुझे याद कर रही होंगी, खास तौर पर विशाखा, अधीश ने सोचा, और विशाखा की आंसुओं से भरी हुई आंखें उसे फिर उदास कर गईं। बम्मन ने कहा, क्या हम चलने के लिए तैयार हैं मांत्रिक अधीश? अधीश ने कहा, हम तैयार तो हैं, लेकिन एक समस्या है। मंदार में प्रवेश के लिए एक छल्ले की जरूरत होती है। ना तो तुम मंदार के सदस्य हो, ना ही मेरे सहायक, तो शायद तुम्हें कुछ दिन बाहर ही गुजारने पड़े, तब तक कि मैं तुम्हारे लिए प्रवेश छल्ले की व्यवस्था नहीं कर लेता। बम्मन बोला, जी मांत्रिक अधीश, जैसा आप कहें। इसके बाद अधीश और बम्मन ने यात्रा शुरू कर दी। पिछली बार जब अधीश इस द्वीप पर आने के लिए यात्रा कर रहा था, तब उसके पास सिर्फ वायु मंत्रों का सहारा था और आने में कई महीने लग गए थे। लेकिन इस बार बम्मन के दिए सिद्धि मंत्र की सहायता से लगभग आधे समय में वो मंदार पहुंच गया था। मंदार पहले की तरह ही शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था। बम्मन आश्चर्य से जादू और मंत्रों के इस सबसे बड़े विद्यालय को देख रहा था। यह उसके लिए भी एक नया मौका था। कैसा रहेगा बम्मन और अधीश का ये नया सफर? क्या अधीश उसे अपने साथ मंदार में अंदर ले जा सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।